नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी। और इसी क्रम में आपको मोटिवेट करने के लिए लाया है आज का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल कोट, जो कहता है कि अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज इट इज ड्रेस्ड इन ओवरऑल्स एंड लुक्स लाइक वर्क। कहने का मतलब है कि जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती है कभी कभी, तो उसे हम अपने काम की तरह देखते हैं कि नहीं ये काम है हमारा। उसे हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हम इसमें सक्सीड करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। कहने का मतलब ये काम है, हम दूसरा काम समझ से करते हैं। अगर हम खुद का काम सब करके समझेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है और हम अपने लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। तो उस कहने का ये मतलब है। और ये कोट जो है बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थॉमस एडिसन साहब ने दिया था। ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन राइट ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन कहता है कि इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दाइयां दिवस 2022 मनाया गया है? ऑप्शन है ए 3 मई, बी 4 मई, सी 5 मई या डी 6 मई 6 मई। ठीक है, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 5 मई, यानी 5th ऑफ मई को मनाया जाता है क्या? इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे 2022 में मनाया गया था। तो मिडवाइफ क्या है? डेफिनेटली एक स्किल होता है जिसमें जो आप दाइयाँ होती है, अपने गांव घरों में देखते होंगे कुछ स्पेशल दाइयाँ होती हैं जो कि इस तरह से ट्रेन होती हैं कि जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसके वो कंडक्ट करवाती हैं। नॉर्मल डिलीवरी जो होते हैं जनरली कई जगहों पे इसको प्रेफर किया जाता है। तो इसी कराने का जिम्मेदारी होती है गाँवों में या कई जगहों पे दाइयाँ करवाती हैं। तो इनको डेडिकेटेड है ये दिन 5 मई का, जिसमें सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। ओके, तो मिडवाइफ्स को जो होता है ओनली सोर्स ऑफ केयर कहा जाता है और 1992 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। किसी के जन्म में, किसी के बर्थ होने में वे सहयोग करती हैं। तो इनको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है और बनता ही है। इसीलिए 5 मई को सन 1992 से मनाया जाने लगा क्या? मिडवाइफ डे। ओके, इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 2 ये कहता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है ए 142, बी 150, सी 178 या डी 180। 142, 150, 178 या 180। जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 150। जी हाँ, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो कितनी है? वो है 150, जो कि बहुत ही अच्छी तो नहीं कहूँगा। तो इसके बारे में और जानते हैं। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि जो पत्रकारिता है वो बॉर्डर के विदीन है। जो पत्रकार होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम करते हैं। तो ऐसा एक संस्थान है, ये कहाँ पे है? ये है पेरिस में। तो इसी संस्थान ने जो कंडक्ट करवाया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और उसमें आप देखो कि इनका ये जो अभी इस साल आए 20वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। 2022 का ये इंडेक्स है वो 20वां है। ठीक है, 20 साल से ये काम ये कर रहे हैं। ओके, तो 180 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। 180 देशों को उन्होंने आकलन किया है। और जो पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग थी वो थी 42 और इस वर्ष और गिर के आ गई है 150 पे, यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भारत में इनके हिसाब से कम हो रही है। किसके हिसाब से? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के हिसाब से। ओके, तो अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, पाकिस्तान की, श्रीलंका की, तो मैक्सिमम जगह जो क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है उनकी रैंकिंग गिरी है। बट नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे इस रैंकिंग में सुधार आया है। ओके, तो नेपाल 30 पॉइंट ऊपर बढ़ा है और इसकी रैंकिंग अभी 76 है। इसके अलावा इस लिस्ट में अगर टॉपर्स की बात करें तो नॉर्वे, जो यूरोप का देश है, इसमें प्रथम स्थान पर आया है। यानी कि नॉर्वे में जो फ्रीडम जो है प्रेस की काफ़ी अच्छी है मुकाबले अन्य देशों की। दूसरे स्थान पर आया डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आया है स्वीडन। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि 180वें स्थान पर कौन आया, यानी कि वर्ल्ड फ्रीडम सूचकांक में जो देश जो सबसे निचले स्थान पर आया उसका नाम क्या है। ओके, तो इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला स्थान, भारत का स्थान, दूसरा स्थान और आखिरी स्थान। ओके, तो और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मैंने यहाँ पे बताया, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस। ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 3 ये कहता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंडिगो एयरलाइंस? इंडिगो एयरलाइंस के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए वेंकट रमन सुमंत्रन,
बी राहुल भाटिया, सी राकेश गंगवार या डी एम दामोदरन। सही उत्तर जानेंगे ऑप्शन नंबर ए वेंकटरमणि सुमंतरम। ठीक है, राहुल भाटिया कौन है, सीएमडी हैं इंडिगो के, और राकेश गंगवार भी को फाउंडर हैं। तो वेंकटरमणि सुमंतरन को क्या किया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयरमैन के कौन सा पद है ये जानना भी जरूरी है। तो कैसे सवाल ऐसे भी बोल सकता है कि वेंकटरमणि सुमंतरम को किस पद के लिए जो है वो नामित किया गया है, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर आपने पूरी चीज़ अच्छे से डिटेल से नहीं पढ़ी होगी। तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, नोट्स बना के चलें, और कहाँ कहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको खुद भी पकड़ने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं तो आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि इन पॉइंट को हाईलाइट करना है, साथ ही साथ खुद भी देखें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम इससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी बात करते हैं इस खबर के बारे में थोड़ी सी विस्तार से। तो इंडिगो एयरलाइंस ने इन्हें वेंकटरमणि सुमंतरम को चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अपॉइंट किया, ये तो सवाल में ही था। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये पहले से थे, मतलब कि डायरेक्टर भी थे ये पहले से, और अब इन्हें चेयरमैन बना दिया गया है, और 28 मई से ये डायरेक्टर थे इसके। ठीक है, इन्होंने जगह ली है मिलवती दामोदरन की, मिलवती दामोदरन एम दामोदरन जो थे उनकी जगह इन्होंने ली है। ओके, और अभी ये क्या है, अभी ये चेयरमैन सीएमडी है किसके, सेलेरिस टेक्नोलॉजीज़ के। ठीक है, और सीएमडी मैंने जैसे बताया, सीएमडी किसके, इंडिगो के सीएमडी कौन है, राहुल भाटिया। ओके, इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 4 ये कहता है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निर्देशक मंडल के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन ए जॉन सी विलियम्स, बी नॉर्डीन हसन, सी जर्मन पावेल या डी अरविंद कृष्णा। जानेंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अरविंद कृष्णा। ठीक है, तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ये होता क्या है, जो कि जैसे कि हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसी तरह जो अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो 12 है, तो फेडरल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है उस तरह से 11, और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे वहाँ पे 12 इसके इस तरह के रिजर्व बैंक हैं, तो उनको ही मिला के बनता है अमेरिका का एक सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब वो बैंक जो कि बाकी बैंकों को रेगुलेट करने का काम करता है। रिजर्व बैंक भारत में क्या करता है, बाकी बैंकों को रेगुलेट करता है। उसी तरह जो फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका का, वो बाकी बैंकों को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ जो न्यूयॉर्क है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में चुना गया है अरविंद कृष्णा जी को। ये कौन है, ये हैं आईबीएम के अभी काम करते हैं, आईबीएम के ये जनरल मैनेजर हैं, और जो है ये 31 दिसंबर 2023 से तक ये क्या है इस पोस्ट पर ये बने रहेंगे। ठीक है, और इससे पहले वो क्या थे, मतलब इससे पहले वो थे वाइस प्रेसिडेंट किसके, क्लाउड एंड कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर के। ओके, तो एक नामी पर्सनैलिटी हैं और भारत के हैं, तो भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि अरविंद कृष्णन जो है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के इतने बड़े पोस्ट पर बने। ओके, तो पोस्ट का नाम जो भी आप अच्छे से याद कर लें। ओके, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 5 ये कहता है कि इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम विच स्टेट हैव वॉन द नासा 2022 ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज। नासा 2022 ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज किन राज्यों के भारतीय छात्रों ने जीता है। ऑप्शन है ए पंजाब एंड तमिलनाडु, बी केरला एंड कर्नाटका, सी बिहार एंड वेस्ट बंगाल या डी पंजाब एंड केरला। जानेगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पंजाब एंड तमिलनाडु। जी हाँ, तो जो 2 भारतीय छात्र थे, एक पंजाब से थे एक तमिलनाडु से थे, उन्होंने कंपटीशन जीता है नासा का, और ये कंपटीशन क्या था, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज बनाने का था। मतलब कि एक रोवर बेसिकली बनाने का था। रोवर क्या होता है कि बेसिकली एक स्पेस यान होता है जो कि किसी दूसरे ग्रह पर या दूसरे सरफेस पर जाके लैंड करता है। जैसे कि चांद पर लैंड करता था हमारे चंद्रयान में एक रोवर था जिसका नाम था विक्रम, और उसकी लैंडिंग सही से हो नहीं पाई थी। तो रोवर वही काम करता है कि उसे सैटेलाइट के थ्रू दूसरे ग्रह पर इसे लैंड करवाया जाता है। ठीक है, तो इसे ही रोवर बनाने का एक चैलेंज था नासा का, और इसे जीता है पंजाब और तमिलनाडु के छात्रों ने। ओके, तो इसमें 91 टीम्स थी, जिसमें 58 कॉलेज और 33 हाई स्कूल से। तो एक बड़े बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल को, कॉन्वायरमेंट को इन्होंने कम्पीट किया है, और इस जो प्राइज़ है इसको इन्होंने जीता है। तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और जो रोवर चैलेंज है वो 25 सालों से हो रहा है। रोवर बेसिकली वही होता है, लैंडर होता है, और जो रोवर होता है उसको बेसिकली इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो वहाँ की सतह है उस पर किस तरह से वो एक्ट कर पाएगा। तो उसकी उस हिसाब से टेस्टिंग होती है कि अगर इसे मंगल पर यान कराना है तो मंगल जैसे माहौल में इसको टेस्ट किया जाता है। ओके, तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 6 है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सतर्क।
भारत की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने ऑपरेशन सतर्क शुरू किया है? ऑप्शन ए बीएसएफ, बी सीआईएसएफ, सी आरपीएफ या डी एनडीआरएफ। जानने के पहले सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स। और ये किस बारे में जानते हैं? तो ये जो ऑपरेशन सतर्क चलेगा, पहले बात है कि 5 अप्रैल से 30 अप्रैल के बारे में। और इसका एम क्या है? जो इलिसिट लिक्वर होती है, मतलब जो खैनी की, गुटखा की और शराब की जो तस्करी होती है, बेसिकली कह सकते हैं, ट्रेन के थ्रू उन्हें रोकने का काम किया जाएगा। इससे क्या होता है कि बहुत सारी जानें भी जाती हैं नकली शराब पीने से। और बस इन चीज़ों को रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा ये कदम उठाया गया है। इसका नाम है ऑपरेशन सतर्क। ठीक है, तो नाम भी पूछा जा सकता है, इसे अच्छे से याद रखें। तो आरपीएफ बेसिकली क्या है? रेलवे का सिक्योरिटी फोर्स है और आरपीएफ को ऑन करता है इंडियन रेलवे ही। ओके, और आरपीएफ जो हुआ था 1872 में बना था और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट के तहत 1957 में इसे रेलवे की ओर से मतलब प्रॉपर मान्यता दे दी गई थी। ओके, और इसकी डीजी कौन है? इसकी डीजी हैं रणजीत सिन्हा। ओके, तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 7 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द रेपो रेट फ्रॉम 4% टू हाउ मच? भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 4.4%, बी 4.5%, सी 4.8% या डी 5%। 4.4%, 4.5%, 4.8% या 5%। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 4.4%। तो रेपो रेट अब कितना हो गया? 4.4% और पहले कितना था? 4%, यानी कि कितना बढ़ा? 0.4% बढ़ा है। और ये खबर इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये जो हुआ है ना, काफ़ी समय बाद हुआ है। जो रेपो रेट है भारत में अगस्त 2018 के बाद इसके बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या दिया गया है? इसका रीज़न दिया गया है कि जो प्राइसेस राइजिंग, जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसके तहत इसे बढ़ाया गया है। इससे मार्केट को रेगुलेट करने में आसानी होगी। तो आरबीआई को बोला जाता है बैंक का रेगुलेटर। और बैंक का रेगुलेटर मतलब जो भी बैंक से रिलेटेड संबंधित जो रेट्स होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, उनको चेंज करने का काम करता है। अब ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगी तो उसको मार्केट पर प्रभाव पड़ता है और चीज़ों की दाम घटने बढ़ने में भी इसका एक योगदान रहता है। ओके, और तो रेपो रेट अब जो है सो बढ़ गया है और हो गया 4.4%। तो इसके अलावा जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली एक अमाउंट ऑफ रेशियो होता है जो कि बैंक अपने पास रखती है दूसरे बैंकों का कुछ धन। तो CRR जो होता है उसको भी 4.5% कर दिया गया है। ओके, और ये लागू कब से होगा? मई 21, 2022 से लागू होगा। नया जो रेट्स हैं वो मई 21 मई 2022 से लागू होंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही कॉमनली यूज टर्म होता है बेसिस पॉइंट। अब इसका मतलब क्या होता है? बेसिस पॉइंट मतलब बेसिकली वही होता है कि 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 100 ऑफ 1%, यानी कि 1% कितना हो गया? अगर आप जानते हो गणित के थ्रू तो 1% होता है 1/100। और अगर इसका भी जो है 1% की बात करें कितना होगा? 1/100। तो अगर इतना जो चेंज आता है, इतना जो परसेंटेज में चेंज आता है, तो जो कहते हैं हम 1 बेसल पॉइंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 0.0001। तो अगर 40 बेसल पॉइंट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? 0.4% बढ़ रहा है। ओके, तो 40 बेसल पॉइंट बढ़ा है। कौन सा क्या रेट? रेपो रेट। ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 8 ये कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन ए नवीन कुमार, बी राजीव रंजन, सी मृदुल सागर या डी शक्तिकांत दास। जाने के पहले सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजीव रंजन। जी हाँ, राजीव रंजन इसका सही उत्तर है और इन्होंने रिप्लेस किया है किसे? मृदुल सागर को। और शक्तिकांत दास आप जानते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि इन्हें अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य के रूप में बनाया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम यही होता है कि अभी जो हमने डिस्कस किया, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इन चीज़ों को वो मॉनिटर करने का काम करती है। पहले मार्केट एनालिसिस करके देखती है कि इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करना है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 9 ये कहता है कि विच फुटबॉल टीम हैज़ वॉन द 35th स्पेनिश लीग टाइटल? किस फुटबॉल टीम ने 35वां स्पेनिश लीग का खिताब जीता है? ऑप्शन ए मैनचेस्टर यूनाइटेड, बी रियल मैड्रिड, सी लिवरपूल या डी चेल्सी। जाने का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड कहाँ की टीम है? स्पेन की टीम है। और पहले रियल मैड्रिड से बहुत ही फेमस प्लेयर होते थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी ये पूर्व टीम है। ओके, तो इसका जो रियल मैड्रिड इसका 35वां ये स्पेनिश लीग है। और रियल मैड्रिड ने जो है स्पोर्टिंग क्लब को 4-0 से हरा दिया है।
कार्लो एनोलोटी जो रियल मैड्रिड के कोच हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि फर्स्ट कोच बने जिन्होंने टॉप 5 यूरोपियन लीग्स के टाइटल्स को इन्होंने उठाया। मतलब जो 5 टीमें जो जीती हुई यूरोपियन जो फेमस टाइटल्स होते हैं उनके ये कोच रहे हैं। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, कार्लो एंसिलोटी। ओके, और जीता किसने? रियल मैड्रिड ने जीता है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 10 ये कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया पब्लिक पॉलिसी हेड ऑफ गूगल। गूगल के भारत सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब जो भारत में पॉलिसी बनेगी गूगल की उसकी जो देख रेख करेंगी उन्होंने किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए निकेश अरोड़ा, बी एम एस सिंघल, सी अर्चना गुलाटी या डी कृष्णा भारत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अर्चना गुलाटी। तो अर्चना गुलाटी कौन सी रह चुकी हैं? पहले नीति आयोग जो थी उसकी ये ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुकी है। मतलब बहुत ही बड़े पोस्ट पर रह चुकी हैं पहले भी, और अभी भी इन्हें अच्छा पोस्ट मिला है गूगल की तरफ से। ओके, और ये जो पहले क्या थी वो टेलीकॉम सेक्रेटरी ऑफिस के रूप में भी काम कर चुकी हैं। मतलब टेलीकॉम सेक्रेटरी में स्पेशल ड्यूटी अफसर के रूप में भी ये काम कर चुकी है। ओके, तो इंपॉर्टेंट नाम है अर्चना गुलाटी, इसे जरूर याद रखें। और इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में लिखिए कि आप किस तरह के वीडियो चाहिए या हमारे वीडियोज़ में क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है। ओके, साथ ही साथ सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, नोटिस होंगी, वो आपको प्राप्त होती जाएंगी। ओके, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह आपको वीडियो अच्छा लगता रहेगा। और आपके फीडबैक्स, आपकी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आपके जो सजेशंस होती हैं, उन्हें हम जरूर ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।